हाथों को फैला लीजिए, जब हाथ ओवर दैट उठा रहे हैं, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन और ईज़ी हो जाएगा। ऐसे रखिए, ऐसे मत रखिएगा हाथों को, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करना है, या फिर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट में। ये आप देख भी सकते हो हाथों को। और फिर ये है आपका दंडासन स्केल पोज़, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। किनको नहीं करना है, बैक पेन है तो बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि ये है ही बैक के लिए, बैक को बहुत रॉक की जैसा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है। तो अगर आपको स्लिप डिस्क हुआ है, बैक की कोई सर्जरी हुई है, बैक पेन है, तो बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल इसको अवॉइड करिए, ठीक है? साइटिका का इश्यू है, अवॉइड कीजिए। और हिप मसल के आस-पास कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और बाकी इन जनरल इसको आप कर सकते हैं। अब जाएँगे इसके फ़ायदे पे। इसका नाम क्या है? स्केल पोज़। रॉड, स्केल मतलब स्केल, रॉड ये क्या होती हैं? बिल्कुल सीधी होते हैं, बिल्कुल सीधे, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब आप स्केल देखेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाने में स्केल, जब हम मैथमेटिक्स के या फिर कोई भी पेंटिंग या स्केच बनाते हैं, तो स्केल का यूज़ किस लिए करते हैं हम? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये स्केल पोज़ का नाम क्यों रखा गया है, ताकि ये आपकी बॉडी के अलाइनमेंट को बिल्कुल अच्छा कर दे। पहला अलाइनमेंट, अगर आपके पैर, आपके घुटने अनवांटेडली टेढ़े-मेढ़े हैं और आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से घुटने सीधे नहीं हो पाते, तो ये पहले तो आपके पैरों के अलाइनमेंट को ठीक करेगा, पैरों को बिल्कुल सीधा करेगा। दूसरा, जब आप अपने ऐसे बैठेंगे, ये आपके टॉर्सो को ठीक करेगा, तो आपको अगर हंचबैक है, कुबड़ है आपके बैक में, आपकी बैक टेढ़ी है, तो उसको ठीक करने में हेल्प करेगा, ठीक है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड का सिमेट्री को अच्छा करेगा। दूसरा, जब आप हाथ ओवर दैट ले जाएँगे, तो अगर आपके शोल्डर, अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर थोड़ा ऐसे टेढ़े-मेढ़े हैं, तो जब आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो शोल्डर का अलाइनमेंट अच्छा होगा, दोनों हाथों का अलाइनमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको जब जॉइन करें ऊपर, ऐसे। तो दोनों हाथों का, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, हाथ अगर टेढ़े हैं, सीधे करने में हेल्प करेगा, पैर अगर टेढ़े हैं, सीधे करने में हेल्प करेगा, कमर अगर टेढ़ी है, सीधे करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्केल पोज़, दंडासन, आपकी कमर, आपके पैर, आपकी बॉडी को हेड टू टो बिल्कुल स्ट्रेट करने में मदद करेगा। तो जितना स्ट्रेट आपकी बॉडी का अलाइनमेंट होगा, उतने सुंदर आप दिखेंगे, खड़े होते समय, बैठते समय, चलते समय। तो पहला बॉडी अलाइनमेंट ठीक करेगा। दूसरा, अगर आपकी बैक ना ऐसे बैंड रहती है बहुत समय तक, तो उससे क्या नुकसान होता है, देखिए बॉडी की सिमेट्री कैसे है। अगर आपकी बैक ऐसे रहेगी ना, तो ये देखिए आपके रिब केज ना ये दब जाएँगे। क्योंकि अगर आपको रिब केज को फैलाना है, तो उसके लिए तो स्पाइन को या तो स्ट्रेट होना पड़ेगा या आगे की ओर पुश करना पड़ेगा। तो अगर आप कंटिन्यूअस ऐसे बैठते हैं, आपकी आपकी बॉडी का पोस्चर ही ऐसा हो गया, तो आपका रिब केज जो है ना वो श्रिंक होने लगेगा, और श्रिंक होने की वजह से उसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। यानी कि वो ऐसे तो होगा, बट ऐसे होने में, उसको एक्सपेंड करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो जब ऐसा होगा बार-बार, आप देखोगे कि आपकी बैक ऐसे बैंड है, उसकी वजह से रिब केज श्रिंक हो गया, तो अंदर रिब केज के अंदर क्या है, हार्ट और लंग्स, वो भी श्रिंक होने लगेंगे, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और उसकी वजह से लंग्स का एक्सपेंशन और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और ब्लड हार्ट पे प्रेशर आएगा, लंग्स पे प्रेशर आएगा, ब्रेथलेसनेस फ़ील होगी। तो आपने बहुत से बुजुर्गों को देखा होगा जिनकी बैक ऐसी हो जाती है, उनके मुँह खुले रहते हैं ऐसे, क्योंकि उनके लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, और उनके लंग्स में इतनी ताकत नहीं है, या उनके लंग्स को इतनी स्पेस नहीं मिल रही है कि वो एक्सपेंड होके ऑक्सीजन को इन्हेल कर सकें। तो उसकी वजह से नेज़ल वीक पड़ रहे हैं, और नेज़ल एयर को इन्हेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लंग्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मुँह से ब्रीथिंग करने लगते हैं। तो बहुत से बुजुर्ग ऐसे रहते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी बैक सही नहीं होगी, रिब केस दबेगा तो लंग्स एंड हार्ट पे कंप्रेशन आएगा, लंग्स एंड हार्ट पे कंप्रेशन आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा,
ठीक है? ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा, लंग्स स्क्वीज़ हो जाएँगे बट एक्सपेंड अच्छे से नहीं हो पाएँगे, ब्रेथलेसनेस फ़ील होगी। ब्रेथलेसनेस फ़ील होगी तो नेज़ल पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, नेज़ल पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा तो नेज़ल अच्छे से ऑक्सीजन इन्हेल नहीं कर पाएँगे। तो फिर बॉडी कुछ नया तरीका ढूँढेगी, फिर मुँह से आप ब्रीथिंग करोगे, मुँह से आप ब्रीथिंग करोगे तो बॉडी और वीक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नाक पे तो हमारे बाल होते हैं जो फ़िल्टर करते हैं एयर को, मुँह पे तो बाल भी नहीं है, तो वो फ़िल्टर भी नहीं करेंगे, तो गंदी एयर अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी और ज़्यादा खराब होने लगेगी। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपकी बैक ठीक हो, आपका रिब केज पूरी तरह से एक्सपेंड और खुला रहे, आपके हार्ट और लंग्स के जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो आपको रेगुलर बेस पे स्केल पोज़ को प्रैक्टिस करना है। अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्केल की तरह स्ट्रेट बनाने की कोशिश करनी है, ताकि लंग्स, चेस्ट खुले ये और आप ब्रीदिंग भी कर पाएँ और आपके हार्ट और लंग्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसके साथ जब आप अपने यही स्ट्रेट लाइन अपने हाथों के साथ बनाएँगे, अलाइनमेंट हाथों के साथ रखेंगे, तो क्या होगा? ये एरिया खुलेगा, शोल्डर फ्लेक्सिबल होंगे। अगर शोल्डर की वजह से आपकी बॉडी का फ़ॉर्म खराब हो रहा है, बहुत से लोग होते हैं उनके शोल्डर ऐसे होते हैं या फिर ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो ये जो डिटॉर्शन है शोल्डर के आसपास ये ठीक होगा जब आप ऐसे करेंगे। बार-बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिटॉर्शन ठीक होगा, शोल्डर की फॉर्मेशन ठीक होगी, शोल्डर अच्छे से अलाइनमेंट में आएँगे। तो मेन फ़ायदा क्या है स्केल पोज़ का? ये बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करेगा। लेफ्ट पैर का राइट पैर से अलाइनमेंट, रिब केज का हार्ट और लंग से अलाइनमेंट, स्पाइन का रिब केज से अलाइनमेंट, हेड का स्पाइन से अलाइनमेंट, हाथों का टॉर्सो से अलाइनमेंट, ताकि एक स्केल की तरह आपकी बॉडी जब चाहे आप सीधी कर सकें और जब चाहे उसको फ्लेक्स कर सकें, लेफ्ट राइट, आगे पीछे। तो ये इसका मेन फ़ायदा है, ठीक है? बॉडी अलाइनमेंट ठीक करेगा। तो ये कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड आसन है। आपकी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो स्ट्रेंथ का भी कॉम्बिनेशन है इसमें। जितनी लोअर बैक आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतना टॉर्सो का वेट बॉडी अच्छे से हैंडल कर पाएगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं स्केल पोज़ के। तो बैक पेन है तो थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे, स्लिप डिस्क है तो अवॉइड करेंगे, बैक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है अवॉइड करेंगे, साइटिका का प्रॉब्लम है तो अवॉइड करेंगे, ठीक है? बाकी डॉक्टर ने अगर ग्रीन चिट दी है आपको तो फिर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। तो ये था आपका स्केल पोज़। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आसन पे। नेक्स्ट आसन का नाम है समकोण आसन। यहाँ सम का मतलब है इक्वल और राइट और कोण का मतलब है एंगल। तो इसको अंग्रेज़ी में राइट एंगल पोज़ भी बोलते हैं और इसको राइट एंगल पोज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आप अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ऐसे फ्लेक्स करते हैं कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी आपस में समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसको कैसे परफ़ॉर्म किया जाता है? चलिए आइए इसको देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। समकोण आसन को अगेन स्टैंडिंग पोज़ीशन में परफ़ॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे मुझे कि मैं कैसे इसको परफ़ॉर्म करता हूँ। तो वही आप चाहें तो दोनों पैरों को जॉइन कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा गैप कर सकते हैं पैरों के बीच में और मैक्सिमम गैप रहेगा शोल्डर की वेड्थ के बराबर। द बेस्ट गैप है शोल्डर की वेड्थ के बराबर, क्योंकि वही अगर नी अंदर की ओर बेंड है, नी बाहर की ओर बेंड है, फ्लैट फीट है, तो ऐसे केस में गैप कम करेंगे तो वेट शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बेस्ट है पैरों के जो बीच का गैप है वो शोल्डर की वेड्थ के बराबर करिएगा। चलिए, तो मैं थोड़ा साइड पे खड़ा होऊँगा मैट के क्यों? क्योंकि जब पोस्चर करूँगा तो बॉडी अपने आप सेंटर पे आ जाएगी। तो देखिए, ये मैं खड़ा हुआ, दोनों पैरों के बीच में मैंने गैप किया, ये स्टैंडिंग पोज़ीशन में परफ़ॉर्म होता है। तो इसमें भी ताड़ासन की मदद ले लीजिए, धीरे-धीरे जाइए, दोनों हाथों को ओवर द हेड स्ट्रेच कीजिए, हेड टू टो बॉडी को चेक कीजिए, बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है। जब आपको लगे कि हेड टू टो बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, तो फीट को फ्लैट करेंगे और धीरे-धीरे पूरी स्पाइन को लेंथ में स्ट्रेट स्ट्रेच करेंगे और तब तक बॉडी को स्ट्रेच और फॉरवर्ड बेंड करते रहेंगे जब तक कि आपका टॉर्सो और हाथ पैरेलल ना हो जाए फ्लोर के। आप देख सकते हैं हाथों को ये मेरे आइडिया के हिसाब से मुझे लगता है कि दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे मेरे दोनों हाथ और मेरा टॉर्सो बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल है। स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में खींचिए, चेस्ट को ओपन करिए और बॉडी का वेट पैरों के टोज़ की ओर रखिए और नीज़ को 100% लॉक रखिए और इसको होल्ड कीजिए।
धीरे-धीरे वापस आइए और वापस स्ट्रेचिंग पोज़ पे जाके चेक कीजिए, अगर लगे सब ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये है आपका समकोण आसन, ठीक है? समकोण आसन में आपको अपर बॉडी को पैरेलल रखना है और लोअर बॉडी को वर्टिकल रखना है। जो अभी हमने स्केल पोज़ किया था, दंडासन किया था, उसका जस्ट ऑपोज़िट है ये। उसमें हम लोग लोअर बॉडी को पैरेलल रख रहे थे, इसमें हम अपर बॉडी को पैरेलल रख रहे हैं। उसमें हम अपर बॉडी को वर्टिकल रख रहे थे, इसमें हम लोअर बॉडी को वर्टिकल रख रहे हैं, ठीक है? तो ये है आपका समकोण आसन। क्या करेंगे समकोण आसन में करते समय? कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। देखिए पैरों का वेट जो बॉडी का वेट है टोज़ की ओर आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे होल्ड करके रखना है। घुटने हल्का-सा भी बेंड ना हो, ऐसे ना हो कि आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल 100% लॉक। लॉक मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। आपके एंकल, आपके नीज़ और आपके हिप जॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए, ऐसे बेंड ना हो, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके और फिर तीसरा आप क्या काम करेंगे, अपनी स्पाइन को लेंथ में स्ट्रेच रखेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। बैक को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे लंबा, जितना लंबा आप खींच सकते हैं। हालाँकि अगर आपको लगता है आपकी बैक इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो खींचने की कोशिश करते हुए होल्ड करते जाइए, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए। फिर जब बैक आपकी खुलने लगे, तो आपका टारगेट क्या है, सबकॉन्शियस में रखिएगा कि बैक और हाथ जितना स्ट्रेट रहे, जितनी स्ट्रेट लाइन बनाए। चेस्ट ओपन रहनी चाहिए, चेस्ट ऐसे ना रहे, चेस्ट खुली रहनी चाहिए, बिल्कुल इसको खोल के रखेंगे, ठीक है? ये खोल के रखेंगे। हाथ टॉर्सो की स्ट्रेट लाइन पे रहने चाहिए। तो ये कुछ हेड को ऐसे सामने ना देखें, ऐसे ना करें, नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। हेड को पैरेलल रखें, बस ये। हेड बिल्कुल फ्लोर की ओर, आईज़ जो है लुक है फ्लोर की ओर रखेंगे, ठीक है? तो एक बार और मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको और डिटेलिंग के साथ। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर की वेड्थ के बराबर गैप, आई लेवल पे देखेंगे। दोनों हाथ ओवर द हेड ले जाएँगे, उँगलियाँ फैला के रखेंगे, हेड टू टो पूरी बॉडी को ताड़ासन में स्ट्रेच करेंगे ताकि आपको श्योर हो जाए कि बॉडी का बैलेंस और बॉडी का वेट अच्छे से कोऑर्डिनेट हो रहा है और हेड टू टो मसल्स एंड जॉइंट स्ट्रेच हो रहे हैं। जब आपको लगे सब ठीक है, फीट को फ्लैट कर लेंगे। फिर अपनी स्पाइन पे फ़ोकस करेंगे, अपनी टेलबोन पे फ़ोकस करेंगे, टिप ऑफ द फिंगर और हेड पे फ़ोकस करेंगे। पूरी स्पाइन को लेंथ में स्ट्रेच करते हुए धीरे-धीरे बॉडी को पैरेलल ले जाएँगे। आप सामने देख सकते हैं, जैसे ही लगे कि हाथ पैरेलल हो गए, वापस ज़मीन पे देखिए। बॉडी का वेट टोज़ की ओर, नीज़ 100% लॉक्ड, स्पाइन पूरी स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच, हाथ स्ट्रेच और ज़मीन की ओर देखिए। और इमेजिन करिए टेल बोन पीछे की ओर स्ट्रेच हो रही है, बॉडी का वेट टोज़ की ओर और हाथ आगे की ओर स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है? चलिए, होल्ड करेंगे। ये पूरी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करिए एंड देन धीरे-धीरे वापस आएँगे और ताड़ासन में जाके चेक करेंगे और वापस बॉडी को रिलैक्स। तो ये है आपका समकोण आसन, राइट एंगल पोज़, ओके? अब जाएँगे इसके फ़ायदों पे। देखिए, इसका नाम क्या है? समकोण आसन, यानी कि इक्वल एंगल जो आप का इक्वल एंगल बना रही है बॉडी, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये एक तरीके की इक्वालिटी लाएगा, एक तरह की समानता लाएगा। कहाँ पे लाएगा समानता? आइए पहले चेक करें। पहले तो आप वो देखिए कि वो समकोण आसन बन कहाँ पे रहा है। तो आप देखेंगे वो समकोण आसन बन रहा है इधर पे। तो इस एरिया पे समकोणासन बन रहा है आपके। तो अब हम पहले इस एरिया पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? तो हो क्या रहा है, आप अपनी इस अपर बॉडी को पैरेलल कर रहे हैं और लोअर बॉडी को वर्टिकल कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे वो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं राइट एंगल पोज़, समकोणासन। सम मतलब इक्वल और कोण मतलब एंगल बनाना, ठीक है? यहाँ पे सम को हम समानता से ले लेते हैं, इक्वालिटी से लेते हैं, कोऑर्डिनेशन से लेते हैं, स्टेबिलिटी से लेते हैं, सिंक्रोनाइज़ेशन से लेते हैं कि सिंक होगा। तो जब आप ऐसा कोई मूव करते हैं, धीरे-धीरे बॉडी को ऐसे आगे ले जाते हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, बॉडी अगर कभी आपकी बॉडी का वेट आगे की ओर गिरने वाला हो, तो बॉडी उस सिंक को समझने की कोशिश करती है कि कभी अगर आगे की ओर बॉडी का वेट गिरेगा तो पैर कैसे उसको सँभालेंगे। तो पहला तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि बॉडी का वेट हैंडल कैसे बॉडी करे इन सम कंडीशन जहाँ पे बॉडी आगे की ओर गिरने वाली हो।
तो पहली तो ये समानता, ये क्वालिटी आएगी कि अगर अपर बॉडी कभी डिसबैलेंस हो रही है, अपर बॉडी अगर कभी किसी वजह से आगे की ओर गिर रही है, तो लोअर बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इतनी कोऑर्डिनेशन में रहेगी कि वो बॉडी का वेट सँभाल लेगी। तो यानी कि सडन फॉल, अचानक बॉडी का आगे अगर गिरने का कोई मूवमेंट होगा, तो लोअर पार्ट उसको सँभाल लेगा। दूसरा, यहाँ पे हमारा है पेल्विक फ्लोर। जब आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये पेल्विक फ्लोर खुल रहा है, तो इसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पेल्विक फ्लोर क्या करता है? लोअर बैक के लिए कुशन का काम करता है। जितना पेल्विक फ्लोर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रॉपर्ली, उतना लोअर बैक पे जो जर्क आता है, दौड़ते समय, चलते समय, बैठते समय, उठते समय, कोई वेट लेते समय या फिर आप कोई काम कर रहे हैं दिनचर्या का, उस समय बैक पे जो भी जर्क आता है, उसका बहुत सा हिस्सा आपका हिप मसल्स, आपके नीज़ और आपके एंकल एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और लोअर बैक में बहुत प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। तो जब आप ऐसे फॉरवर्ड बेंट पे जाएँगे, तो ये हिप मसल एक्सपेंड होगी। यहीं से आपकी साइटिका नर्व जाती है, तो कहीं न कहीं साइटिका नर्व की जो है उसकी मसाज होगी। हाँ, अगर आपको वेरिकोज़ वेन का इश्यू है, जो वेन्स दिखने लगती हैं पैरों की, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर वेरिकोज़ वेन के इश्यू में बोलें कि आपको इन ऐसे आसन या ऐसे बॉडी मूवमेंट को इग्नोर करना है जहाँ पे पैर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, तो आप इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है? तीसरा, आपकी जो लोअर बैक है, आप पूरा पेट को अंदर की ओर दबाते हुए लोअर बैक को पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं। और तो इससे क्या होगा, आपकी लोअर बैक अगर टेढ़ी-मेढ़ी है, हंच निकला हुआ है पीछे, तो बैक स्ट्रेट होगी। जितनी आपकी लोअर बैक स्ट्रेट होगी, लंबर एरिया स्पेशली, तो लंबर एरिया क्या करता है, उससे ऊपर के एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी को हैंडल करने में और लंबर से नीचे की एरिया की स्ट्रेंथ को हैंडल करने में, कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। तो लंबर जो स्पाइन का एरिया है, उससे ऊपर कौन-सा स्पाइन का एरिया है? थोरैसिक। तो थोरैसिक की फ्लेक्सिबिलिटी को लंबर हैंडल करने में हेल्प करता है। लंबर से नीचे कौन-सा एरिया है? सैक्रल। सैक्रल की स्ट्रेंथ को हैंडल करने में लंबर मदद करता है। तो इससे आपके लंबर जो एरिया है स्पाइन का, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी। तो जब आप बैक को स्ट्रेट करते हैं और आगे जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने कोर को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, पेट को अंदर दबाना पड़ रहा है और पेट की ग्रिपिंग को टाइट रखना पड़ रहा है, उसको क्रंच करना पड़ रहा है। तो जब भी आप पेट को क्रंच करेंगे, पेट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी अच्छी होगी। हिप की, पेल्विक फ्लोर की एक्सपेंशन कैपेसिटी, लोअर बैक की स्ट्रेंथ, लंबर की अपर एंड लोअर जो लंबर से ऊपर का एरिया है स्पाइन का उसकी और लंबर से नीचे का एरिया जो है उसकी फंक्शनिंग को मैनेज करने की, कोऑर्डिनेशन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। पेट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पेट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पेट पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे टू सम एक्सटेंट आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स को टोन करने में मदद मिलेगी। आपके एब्डोमिनल मसल्स के आस-पास जो-जो ऑर्गन है यहाँ पे किडनीज़ है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज़ है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके आस-पास वो कॉन्ट्रैक्शन जाएगा तो उनकी फंक्शनिंग को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? तो कोर स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो ये जब आप गए, तो ये आपने पेट अंदर किया हुआ है, पेट का कॉन्ट्रैक्शन, हिप का एक्सपेंशन, लोअर बैक का कोऑर्डिनेशन, ये अच्छा होगा, ठीक है? यहीं पे जो आपके हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट की मूवेबिलिटी भी चैलेंज होगी और उनकी स्ट्रेंथ भी चैलेंज होगी। क्यों? क्योंकि वो अपर बॉडी का वेट को पैरेलल सँभाल रहे हैं। जब हमने हमारी जो टॉर्सो है वो वर्टिकल है, तो ऐसे में बॉडी का वेट सँभालना हिप जॉइंट के लिए ईज़ी हो जाता है। बट जब ये पैरेलल है तो वेट, क्योंकि ग्रेविटी जो सेंटर है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से अपर बॉडी का वेट सँभालने के लिए हिप जॉइंट को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हिप जॉइंट की स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, मोबिलिटी भी अच्छी होगी। अब ये तो था आसन के नाम के हिसाब से, हमने उस पॉइंट को पकड़ा जहाँ पे समकोण बन रहा है और उस एरिया को क्या फ़ायदे होंगे। इसके अलावा ज जब आप फॉरवर्ड बेंट पे जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इमेंस प्रेशर आएगा हैमस्ट्रिंग में, तो हैमस्ट्रिंग के लिए अच्छा, इसकी हैमस्ट्रिंग की मसल को स्ट्रेच करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। काफ मसल को अच्छा करेगा, काफ मसल स्ट्रेच होंगी, गैस्ट्रोक्नेमियस, सोलियस और एक्किलीज़ टेंडन, ये सब स्ट्रेच होंगे आपके। नी लॉक हो रहे हैं, तो नी जॉइंट स्ट्रॉन्ग होंगे। एंकल आप आगे की ओर फ्लेक्स हो रहे हैं, तो डॉर्सिफ्लेक्शन, तो एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज हो रही है। टो की ओर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो टो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब भी टो की ओर वेट जाता है, तो जो बिग टो है, इसका कनेक्शन है लंबर एरिया के L5 से।
और जो स्मॉल जो उँगली है हमारे पैर की, इसका कनेक्शन है सैक्रल एरिया के फर्स्ट वर्टिब्रे से, जिसको S1 बोलते हैं। तो आपके लंबर एरिया का L5 और सैक्रल का S1, ये भी इससे थोड़ा अफेक्ट होंगे और उनको भी फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं मैंने आपको बोला था कि लंबर एरिया का थोरैसिक और सैक्रल से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो उसका रीज़न भी आपको ये मिल गया यहाँ से। उसके अलावा हाथ ओवर द हेड जा रहे हैं, रिब केज ठीक हो रहे हैं, शोल्डर ठीक हो रहे हैं, चेस्ट का फॉर्मेशन ठीक हो रहा है, बैक टेढ़ी है तो बैक सीधी हो जाएगी। तो सिंपल सा आसन, बट अगर डेप्थ में जाए तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा जब आपकी जो बॉडी कंपोज़िशन है, आप उस हिसाब से करेंगे तो आपको अलग फ़ायदे फ़ील होंगे। आपका वेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा अलग तरीके से इसके फ़ायदे रियलाइज़ होंगे। आपका वेट कम है तो उस अलग तरीके से इसके फ़ायदे रियलाइज़ होंगे। आपकी बोन्स वीक है तो अलग तरीके से फ़ायदे रियलाइज़ होंगे। तो ठीक है, तो ये है आपका समकोण आसन स्केल पोज़। एक बार और करते हैं। तो ये आप गए स्ट्रेचिंग पोज़ पे, पूरे हाथों को स्ट्रेच किया, स्पाइन को स्ट्रेच किया, पूरी जब हाथ और अपर पार्ट ऑफ द टॉर्सो पैरेलल हो जाए, वहाँ पे होल्ड किया, बॉडी का वेट टोज़ की ओर रखेंगे एंड देन धीरे-धीरे वापस आएँगे। साइटिका का इश्यू है, मत नहीं करना है। नी पेन है, नहीं करना है। बैक पेन है, नहीं करना है। एड़ियों का दर्द है, नहीं करना है। ठीक है? आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है, हाइपरटेंशन का इश्यू है, ये सारे कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, मैं तो आपको अगर बताने जाऊँगा तो इतने फ़ायदे और इतनी लिमिटेशंस और इतने प्रिकॉशंस हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको डॉक्टर ने जो बोला है उस चीज़ को दिमाग में रखिए, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आसन्स को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन बहुत सीवियर है, बहुत सीरियस है तो मत करिए। आपको लगता है मॉडरेट है तो धीरे-धीरे आसन्स को ईज़ी रखिए, ईज़ी फॉर्म में। इसका ईज़ी फॉर्म भी है, हाथों को ओवर द हेड न करके हाथ बगल में दबाइए और सिर्फ़ अपर बॉडी ये। आप ये भी कर सकते हैं, ये। इससे इतना भी चलेगा। तो आप ना जब भी कोई आसन कर रहे हैं तो उसके ना सब स्टेप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ईज़ी फॉर्म को। हालाँकि मैं भी बताऊँगा जो मुझे याद आएँगे। बट अगर आप खुद भी करें, क्योंकि मैं इतने सारे लोग हैं दुनिया में, हर किसी का बॉडी टाइप तो मैं जान नहीं सकता हूँ अभी यहाँ से। तो मेरा जो बॉडी टाइप है और जो इन जनरल बॉडी में प्रॉब्लम होती है, उनको दिमाग में रखते हुए मैं आसन के फ़ायदे और लिमिटेशंस बताता हूँ। बट अगर आपको लगे आपको और जानना है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मैं आपको आंसर उसका दे दूँगा। अब देखिए, जब आप रेगुलर समकोण आसन प्रैक्टिस करेंगे तो यही समकोण आसन, जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यही समकोण आसन एक दिन आपको पश्चिमोत्तानासन सॉरी हस्तपदासन के लिए तैयार कर देगा, इसके लिए। मैंने आपको बोला था बेसिक आसन्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही आपको एक दिन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे ले जाएँगे। तो देखिए, हर बेसिक आसन फाउंडेशन का काम करेगा किसी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के आसन का। ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन आसन्स को प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नए आसन्स आपको बताऊँगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी तरीके की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करनी है, आपको योगा सीखना है, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7738279810 और अल्टरनेट नंबर है 9806322273। ओके, तो बस इन आसन्स को प्रैक्टिस कीजिए, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लीजिए और एक हेल्दी शरीर बनाइए। फिर मिलते हैं कुछ नए आसन्स के साथ, योगा को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।